दोस्तों, आज मैं आपको जिस फिल्म की कहानी बताने जा रहा हूं, उसे देखने के बाद शायद आप बाजार से फल, सब्जियां या दूध खरीदने से पहले 2 बार जरूर सोचेंगे। क्योंकि इस कहानी में एक 7 साल की मासूम बच्ची की मौत के बाद उसका पिता अदालत पहुंचता है। लेकिन हैरानी की बात यह नहीं है कि वो न्याय मांगता है। हैरानी की बात यह है कि वह अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार किसी एक इंसान को नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को ठहराता है। सरकार, बड़ी बड़ी कीटनाशक कंपनियां और यहां तक कि देश के किसान भी उसके निशाने पर होते हैं। पूरा देश उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। मीडिया उसे झूठा कहती है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन फिर अदालत में ऐसे सबूत रखे जाते हैं कि हर किसी की बोलती बंद हो जाती है। क्या सच में एक छोटी बच्ची की मौत के पीछे इतना बड़ा राज छिपा था? और क्या अदालत का फैसला पूरे देश का भविष्य बदल सकता था? जानने के लिए अंत तक वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक ऐसा कोर्ट रूम ड्रामा है जो आपको अंत तक सोचने पर मजबूर कर देगा। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है हाई कोर्ट से, जहां पूरे देश की नजर एक ऐसे फैसले पर टिकी हुई है जो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बदल सकता है। कोर्ट के बाहर मीडिया की भीड़ लगी है, प्रदर्शन हो रहे हैं और हर कोई सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है, क्या इस बार सच जीत पाएगा? इसी बीच हमारी मुलाकात होती है योगेश पाटिल से, जो पिछले कई दिनों से अपनी 7 साल की बेटी के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उनकी बेटी की मौत हो चुकी है, लेकिन पुलिस उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं करती। कभी नियमों का बहाना बनाया जाता है, तो कभी उन्हें थाने से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। एक पिता के लिए इससे बड़ा अपमान शायद ही कोई हो सकता है। पुलिस से निराश होकर योगेश वकीलों के पास जाते हैं, लेकिन वहां भी हर कोई कहता है कि इस मामले में कोई केस बनता ही नहीं, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में साफ लिखा है कि उनकी बेटी की मौत ब्लड कैंसर से हुई थी। ऐसे में हत्या का मामला कैसे बन सकता है? जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तभी उनकी मुलाकात होती है एक युवा वकील अर्चना से। बाकी लोगों की तरह वह इस केस को पागलपन नहीं मानती। उसे लगता है कि अगर बीमारी के पीछे कोई असली कारण है, तो उसकी जांच होनी ही चाहिए। वह फैसला करती है कि चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो जाए, वह यह केस लड़ेगी। हाई कोर्ट में अर्चना ऐसी याचिका दाखिल करती है जिसे सुनकर अदालत तक हैरान रह जाती है। उसकी याचिका में सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि सरकार, कीटनाशक बनाने वाली कंपनियां और देश के किसान तक पक्षकार बनाए जाते हैं। सीनियर वकील उसका मजाक उड़ाते हैं। उनका कहना होता है कि एक बच्ची की कैंसर से हुई मौत को हत्या कहना कानून का मजाक है। लेकिन अर्चना पूरे आत्मविश्वास से कहती है कि यह सिर्फ बीमारी नहीं, बल्कि धीरे धीरे दिया गया जहर है। इसके बाद वह अदालत में ऐसा बयान देती है जिससे पूरे देश में भूचाल आ जाता है। वह कहती है कि अगर सच सामने लाना है, तो हमें यह मानना होगा कि खेती के वर्तमान तरीके और जहरीले कीटनाशकों का इस्तेमाल लाखों लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। यही वजह है कि उसकी मुवक्किल की बेटी की जान भी चली गई। बस यही बयान मीडिया की सुर्खियां बन जाता है। टीवी चैनलों पर बहस शुरू हो जाती है। किसान संगठनों में गुस्सा फैल जाता है। राजनीतिक दल भी इस मुद्दे पर एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं। देखते ही देखते एक परिवार की लड़ाई पूरे देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन जाती है। लेकिन अर्चना जानती है कि सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। अब उसे अदालत में ऐसे सबूत पेश करने होंगे जो यह साबित कर सकें कि यह सिर्फ एक बच्ची की कहानी नहीं, बल्कि पूरे देश के भविष्य का सवाल है। अब अदालत में इस केस की असली लड़ाई शुरू होती है। अर्चना अपना पहला गवाह पेश करती है, एक इतिहासकार जिसने वर्षों तक हरित क्रांति और कृषि व्यवस्था पर शोध किया है। वह अदालत को बताता है कि साल 1965 के आसपास देश भयंकर खाद्यान्न संकट से गुजर रहा था। युद्ध, सूखा और भूखमरी ने भारत को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया था जहां लोगों के पास खाने के लिए अनाज तक नहीं बचा था। ऐसे समय में हरित क्रांति शुरू की गई। नए बीज, रासायनिक खाद और कीटनाशकों की मदद से अनाज का उत्पादन कई गुना बढ़ गया और देश भुखमरी से बाहर निकल आया। लेकिन इसी कहानी का एक दूसरा पहलू भी था। अर्चना अदालत के सामने दलील देती है कि जिन रसायनों को कभी युद्ध में इस्तेमाल किया जाता था, वही धीरे धीरे खेती में इस्तेमाल होने लगे। शुरू में इनसे उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन वर्षों बाद इनके दुष्प्रभाव सामने आने लगे। खेतों में छिड़के जाने वाले यही रसायन धीरे धीरे अनाज, फल, सब्जियों, दूध और इंसानों के शरीर तक पहुंचने लगे। विपक्षी वकील तुरंत आपत्ति जताते हैं। उनका कहना होता है कि अगर देश में कैंसर के लाखों मरीज हैं, तो क्या हर मौत के लिए किसान और सरकार को दोषी ठहराया जाएगा? अर्चना शांत रहती है। वह कहती है कि वह सिर्फ आरोप नहीं लगा रही, बल्कि हर बात सबूतों के साथ साबित करेगी। इसके बाद अदालत में परी का इलाज करने वाले डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि मेडिकल जांच में परी के शरीर में ऐसे जहरीले रसायनों के निशान मिले थे जो आमतौर पर कीटनाशकों में पाए जाते हैं। उनका कहना है कि ये जहर एक दिन में शरीर में नहीं पहुंचते, बल्कि वर्षों तक भोजन के जरिए धीरे धीरे जमा होते रहते हैं। जब इनकी मात्रा बढ़ जाती है, तब कई गंभीर बीमारियां जन्म लेती हैं, जिनमें कैंसर भी शामिल है। यह बयान सुनकर अदालत का माहौल पूरी तरह बदल जाता है।
अब अर्चना सीधे किसानों को कटघरे में नहीं खड़ा करती, बल्कि एक किसान को गवाह बनाकर बुलाती है। किसान बड़ी ईमानदारी से बताता है कि वह वही दवाइयां इस्तेमाल करता है जो कंपनी के प्रतिनिधि उसे बेचते हैं। जितनी मात्रा बताई जाती है उतनी ही खेतों में छिड़क देता है। उससे कभी यह नहीं बताया गया कि इन रसायनों का इंसानों पर क्या असर पड़ सकता है। फिर अर्चना उससे एक ऐसा सवाल पूछती है जिससे पूरा कोर्ट रूम कुछ पल के लिए शांत हो जाता है। वह किसान से पूछती है कि उसके अपने परिवार के लिए उगाई जाने वाली सब्जियों में भी क्या वही रसायन डाले जाते हैं। किसान बिना झिझक जवाब देता है, नहीं। वह बताता है कि घर के खाने के लिए अलग खेत है, जहां गोबर की खाद, गोमूत्र, नीम और प्राकृतिक तरीकों से खेती की जाती है, क्योंकि उसे पता है कि वह खाना उसके अपने बच्चों और परिवार को खाना है। अर्चना अदालत की ओर देखकर कहती है कि अगर किसान खुद अपने परिवार को केमिकल वाली फसल नहीं खिलाना चाहता तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसे भी फर्क पता है। यह बात पूरे कोर्ट रूम में गहरी खामोशी छोड़ देती है। इसके बाद अर्चना एक और बड़ा मुद्दा उठाती है। वह कहती है कि हरित क्रांति अपने समय की जरूरत थी और उसने देश को भूखमरी से बचाया, लेकिन जो दवा किसी समय इलाज थी वही आज जहर बन चुकी है। वह अदालत से कहती है कि अब समय आ गया है जब देश को सिर्फ उत्पादन नहीं बल्कि सुरक्षित भोजन की भी जरूरत है। इसलिए रासायनिक खेती से आगे बढ़कर जैविक खेती की दिशा में कदम उठाना होगा। इस बीच दूसरी तरफ कीटनाशक बनाने वाली कंपनियों के दफ्तरों में बेचैनी बढ़ने लगती है। कंपनी के अधिकारी डर जाते हैं कि अगर अदालत ने यह मामला गंभीरता से ले लिया तो उनका करोड़ों का कारोबार खतरे में पड़ जाएगा। वे सरकार और अपने प्रभावशाली लोगों के जरिए इस केस को किसी भी तरह खत्म कराने की कोशिश शुरू कर देते हैं। लेकिन अब यह मामला सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं रहता। टीवी चैनलों पर लगातार बहस चल रही होती है। कोई अर्चना को देश की दुश्मन कह रहा होता है तो कोई उसे सच के लिए लड़ने वाली बहादुर वकील। पूरा देश दो हिस्सों में बांट चुका होता है। अब तक अदालत में सिर्फ सबूतों और तर्कों की बात हो रही थी, लेकिन अब अर्चना उस इंसान की कहानी सामने लाती है जिसकी जिंदगी इस हादसे ने पूरी तरह बदल दी थी। अदालत में पहली बार योगेश पाटिल के अतीत का सच सामने आता है। पता चलता है कि योगेश कोई आम इंसान नहीं बल्कि भारतीय सेना के एक बहादुर मेजर रह चुके हैं। उन्होंने कई आतंकवाद विरोधी अभियानों में हिस्सा लिया और अपने साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित भी हुए थे। देश की सीमाओं की रक्षा करना ही उनकी जिंदगी थी। लेकिन एक दिन उनकी दुनिया पूरी तरह बदल गई। उनकी 7 साल की बेटी परी अक्सर बीमार रहने लगी। पहले परिवार को लगा कि यह सामान्य बुखार है, लेकिन जांच के बाद डॉक्टरों ने जो बताया उसे सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। परी को ब्लड कैंसर था। ये खबर सुनते ही योगेश और उनकी पत्नी अर्चना की जिंदगी जैसे रुक जाती है। उस दिन से उनका एक ही लक्ष्य रह जाता है, किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को बचाना। इलाज शुरू होता है। अस्पतालों के चक्कर, महंगी दवाइयां, लगातार टेस्ट और दर्दनाक कीमोथेरेपी। छोटी सी परी हर दर्द को मुस्कुराकर सहने की कोशिश करती है, लेकिन उसके माता पिता हर दिन अंदर ही अंदर टूटते जाते हैं। कुछ समय बाद डॉक्टर बताते हैं कि अब सिर्फ बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही आखिरी उम्मीद है। लेकिन इस इलाज का खर्च लगभग 80 लाख रुपए होता है। इतनी बड़ी रकम सुनकर भी योगेश हार नहीं मानते। वह अपना घर बेच देते हैं, जमीन बेच देते हैं और अपनी सारी जमा पूंजी बेटी के इलाज में लगा देते हैं। जब यह भी कम पड़ जाता है तब उन्हें अपनी सबसे बड़ी पहचान छोड़ने का फैसला लेना पड़ता है। वह सेना की नौकरी से इस्तीफा दे देते हैं। उनके वरिष्ठ अधिकारी उन्हें समझाते हैं कि एक सैनिक के लिए देश सबसे पहले होता है, लेकिन योगेश नम आंखों से सिर्फ इतना कहते हैं कि इस समय उनकी छोटी सी बेटी को अपने पिता की जरूरत है। ये फैसला उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन एक पिता होने के नाते उन्हें यही सही लगा। इलाज जारी रहता है। कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि परी की हालत सुधर रही है। पूरा परिवार उम्मीद बांध लेता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उधर दूसरी तरफ अर्चना और जांच अधिकारी विजय राठौड़ पूरे देश में सबूत इकट्ठा करने निकल पड़ते हैं। उनकी जांच उन्हें पंजाब के उन इलाकों तक ले जाती है जहां कैंसर के मरीजों की संख्या बेहद ज्यादा है। वहां वे ऐसे परिवारों से मिलते हैं जिन्होंने एक नहीं बल्कि अपने कई प्रियजनों को कैंसर की वजह से खो दिया है। किसी ने अपने माता पिता खो दिए, किसी ने बच्चों को, तो किसी ने अपने जीवन साथी को। गांव के लोग बताते हैं कि वर्षों से खेतों में भारी मात्रा में कीटनाशकों का इस्तेमाल हो रहा है। धीरे धीरे वही जहर पानी, मिट्टी, अनाज और दूध के जरिए लोगों के शरीर तक पहुंच गया। इतनी बड़ी संख्या में मरीज बढ़ गए कि इस इलाके से इलाज के लिए चलने वाली ट्रेन को लोग कैंसर ट्रेन कहने लगे। अर्चना समझ जाती है कि यह सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, ये एक ऐसी समस्या है जो लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर रही है। यहीं से केस पूरी तरह बदल जाता है। अब यह सिर्फ परी की मौत का मामला नहीं रह जाता, बल्कि पूरे देश की खाद्य सुरक्षा और लोगों के स्वास्थ्य का सवाल बन जाता है। इसी बीच अदालत अंतिम चरण की सुनवाई की तैयारी शुरू कर देती है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं होता कि अगली सुनवाई में ऐसा सच सामने आएगा जो पूरे कोर्ट रूम को भावुक कर देगा। कहानी अब अपने सबसे भावुक मोड़ पर पहुंच चुकी होती है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद
कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि परी की हालत में सुधार हो रहा है। योगेश और अर्चना को उम्मीद बंध जाती है कि अब उनकी बेटी पहले जैसी जिंदगी जी पाएगी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसकी तबीयत अचानक फिर बिगड़ने लगती है। डॉक्टर बताते हैं कि उसे तुरंत बड़े सरकारी अस्पताल में भर्ती कराना होगा। वहां इलाज का खर्च कम होगा, लेकिन मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि हर जगह भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है। योगेश अपनी बेटी को लेकर अस्पताल पहुंचता है। घंटों तक डॉक्टरों और नर्सों का इंतजार करता है। कभी बेड नहीं मिलता, कभी स्टाफ किसी दूसरे मरीज में व्यस्त होता है। वह बार बार मदद की गुहार लगाता है, लेकिन व्यवस्था की कमियां साफ दिखाई देती हैं। आखिरकार इलाज शुरू तो हो जाता है, मगर परी की हालत लगातार बिगड़ती जाती है। उस रात योगेश अपनी बेटी के पास पूरी रात बैठा रहता है। छोटी सी परी दर्द में भी अपने पापा का हाथ कसकर पकड़े रहती है। सुबह होने से पहले वही हो जाता है जिसका डर पूरे परिवार को शुरू से था। परी हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ देती है। उस पल योगेश पूरी तरह टूट जाता है। एक बहादुर सैनिक जिसने कभी दुश्मनों के सामने हार नहीं मानी, अपनी बेटी को खोने के बाद अंदर से बिखर जाता है। लेकिन कुछ समय बाद वह एक फैसला करता है। वह तय करता है कि अगर उसकी बेटी वापस नहीं आ सकती तो कम से कम किसी और पिता को यह दर्द नहीं सहना पड़े। यहीं से उसकी न्याय की लड़ाई शुरू होती है। वर्तमान में अदालत की अंतिम सुनवाई चल रही होती है। जांच अधिकारी विजय राठौड़ अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। वह अदालत को बताते हैं कि उनकी जांच में यह सामने आया कि समस्या किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की है। रासायनिक खेती, जहरीले कीटनाशकों का अंधाधुंध इस्तेमाल, उनकी निगरानी में लापरवाही और लोगों में जागरूकता की कमी, इन सब ने मिलकर हालात को बेहद गंभीर बना दिया है। इसके बाद विपक्षी वकील आखिरी दलील पेश करते हैं। वह कहते हैं कि अगर कीटनाशकों से उगाया गया खाना ही मौत की वजह है, तो वही खाना अपने बच्चे को खिलाने वाले माता पिता को भी दोषी माना जाना चाहिए। पूरा कोर्ट रूम कुछ पल के लिए शांत हो जाता है। तभी अर्चना एक ऐसा सच बताती है जिससे हर कोई हैरान रह जाता है। वह कहती है कि योगेश सिर्फ उसका मुवक्किल नहीं बल्कि उसका पति है। अब सभी समझ जाते हैं कि यह मुकदमा किसी प्रसिद्धि या पैसे के लिए नहीं बल्कि एक माँ और एक पिता की टूट चुकी जिंदगी की लड़ाई है। इसके बाद योगेश खुद अदालत में खड़ा होता है। वह सबसे पहले किसानों से माफी मांगता है। वह साफ कहता है कि किसान उसके दुश्मन नहीं है। उन्हें जो बताया गया उन्होंने वही किया। उनकी असली लड़ाई उन लोगों से है जिन्होंने मुनाफे के लिए ऐसे रसायनों को बढ़ावा दिया जिनके दुष्प्रभावों को नजरअंदाज किया गया। योगेश की आवाज भर्रा जाती है जब वह अपनी बेटी की आखिरी रात को याद करता है। वह बताता है कि परी ने मरने से पहले कहा था कि अगर वह ठीक हो गई तो वह चाहती है कि बाकी बच्चे भी कभी इस दर्द से न गुजरें। यही बात उसके लिए इस लड़ाई की सबसे बड़ी ताकत बन गई। योगेश अदालत से कहता है कि वह बदला नहीं चाहता। वह सिर्फ चाहता है कि भविष्य में किसी भी परिवार को अपनी संतान इस तरह न खोनी पड़े। उसकी बातें सुनकर अदालत में मौजूद लगभग हर व्यक्ति भावुक हो जाता है। अब फैसला सुनाने का समय आ जाता है। जज कहते हैं कि इस मुकदमे ने देश के सामने एक बहुत गंभीर समस्या रखी है। अदालत मानती है कि सुरक्षित भोजन और लोगों का स्वास्थ्य सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। अदालत सरकार को निर्देश देती है कि जहरीले कीटनाशकों की समीक्षा की जाए, खतरनाक रसायनों पर सख्त कार्रवाई हो, सुरक्षित विकल्पों को बढ़ावा दिया जाए और जैविक खेती की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं। साथ ही अदालत यह भी कहती है कि देश को ऐसे सैनिकों पर गर्व होना चाहिए जिन्होंने सीमा पर भी सेवा की और समाज के लिए भी आवाज उठाई। फिल्म का अंत एक बेहद भावुक संदेश के साथ होता है। देश की तरक्की सिर्फ ज्यादा उत्पादन से नहीं बल्कि स्वस्थ नागरिकों से होती है। विकास तभी सार्थक है जब उसके साथ इंसानों की जिंदगी और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा भी जुड़ी हो।